हेलो दोस्तों, देखते हैं पुराण से पहले का हिस्ट्री देख लिए थे। आज पुराण से आगे का पेज देखते हैं। पुराणों की संख्या टोटल कितना है तो 18। इसका रचना काल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। सबसे प्रामाणिक एवं प्राचीन कौन सा पुराण है तो मत्स्य पुराण है। पुराणों में भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का रोचक व क्रमबद्ध विवरण मिलता है जो प्रामाणिक भी है। पुराणों की रचयिता हैं महर्षि लोमहर्षि, जिनके रचनाकार को बाद में आगे बढ़ाया उनके पुत्र उग्रश्रवा ने। इन 5 पुराणों में राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो 5 पुराण है। मत्स्य पुराण, जिसमें सातवाहन वंश का विवरण है। विष्णु पुराण, मौर्य वंश, वायु पुराण, गुप्त वंश, ब्राह्मण पुराण एवं भागवत पुराण। आगे देखते हैं अर्णयक। इसमें रहस्यात्मक एवं दार्शनिक विवरण मिलता है। यह ब्राह्मण साहित्य का अंतिम भाग माना जाता है। ब्राह्मण साहित्य का अंतिम भाग आरण्यक। उसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा ग्रहण करना, अर्थात पास बैठना। यानी उपनिषद वह रहस्य विद्या अथवा ब्रह्मा विद्या है जिसका ज्ञान शिष्यगण गुरुजनों के पास बैठकर प्राप्त किया करते थे। उपनिषदों का आध्यात्मिक विद्या अथवा पराविद्या की भी संज्ञा दी जाती है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है, जबकि प्रामाणिक उपनिषदों की संख्या केवल 12 मानी जाती है। मुंडकोपनिषद से ही हमारे देश भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते प्राप्त किया गया है। प्रतिशाख्य वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यकोपनिषद है। यहाँ प्रमुख उपवेद दिया है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का सामवेद का गंधर्ववेद, धनुर्वेद यजुर्वेद का और अथर्ववेद का शिल्पवेद। ऋग्वेद का आयुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। आगे देखते हैं स्मृतियाँ। स्मृतियों की रचना वेदांग या सूत्रों के बाद हुई है। वेदांग या सूत्रों के बाद हुई। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है मनु स्मृति। इसका रचनाकाल लगभग 200 ईसा पूर्व माना जाता है। 200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी माना जाता है। मनु स्मृति के रचनाकार अथवा टीकाकार हैं भारूची, गोविंदराज, कुल्लू भट्ट, मेघातिथि। मनु स्मृति को शुंग काल के मानक ग्रंथ का दर्जा प्राप्त है। गुप्त काल के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें नारद स्मृति से प्राप्त होती है। गुप्त काल के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें नारद स्मृति से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं सूत्र। ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी के बाद तथा इसी सनद के दौरान सूत्र साहित्य की रचना हुई। इसका उद्देश्य कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात को कहने का प्रयास करना था। आगे देखते हैं निरुक्त। निघंटु क्लिष्ट वैदिक शब्दों का संकलन है जिसकी व्याख्या करने के लिए महाकवि यास्क ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निरुक्त की रचना की थी। आगे देखते हैं षट दर्शन। ऋषि महर्षियों ने उपनिषदों के दर्शन को 6 भागों में विभाजित किया। वो 6 भाग हैं, ये देखते हैं। योग दर्शन का पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल, उत्तर मीमांसा वादरायण, वैशेषिक दर्शन
कणाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, न्याय दर्शन गौतम। पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा वादरायण, न्याय का गौतम, योग का पतंजलि, सांख्य कपिल, कणाद वैशेषिक दर्शन का। अगला पेज। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, जिनके द्वारा लिखित महाभाष्य से हमें शुंगों के इतिहास की जानकारी विस्तृत रूप में मिलती है। अष्टाध्यायी को संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक का सम्मानीय दर्जा प्राप्त हुई। इसके रचनाकार है पाणिनि। अष्टाध्यायी पुस्तक से हमें मौर्य योगिन एवं उनके पूर्व के इतिहास व मौर्य के राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी का रचना काल 400 ईसा पूर्व माना जाता है। गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है जो कात्यायन रचित है, जिससे हमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमणों की जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता से यवन आक्रमणों की जानकारी मिलती है। आगे है महाकाव्य। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य, एक रामायण हो गया और दूसरा महाभारत। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। संस्कृत भाषा में इसकी रचना 5वीं सदी में हुई थी। रामायण का किस भाषा में रचना हुई थी? तो संस्कृत भाषा में। किस सदी में? तो 5वीं सदी में। इसमें आरंभ में 6000 श्लोक थे, जो बाद में 12000 और कालांतर में 24000 श्लोक हो गए। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा महाकाव्य महाभारत। महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। महाभारत महर्षि वेदव्यास। आरंभ में महाभारत को जनसंहिता भी कहा जाता था। इसका रचना काल 400 ईसा पूर्व है। महाभारत का आरंभ में नाम था जय संहिता। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे, जब इसे जय संहिता कहा जाता था। जब इसके श्लोकों की संख्या 24000 हो गई, तब इसका नाम भारत पड़ा। कालांतर में जब इसके श्लोकों की संख्या 24000 से बढ़कर 1,00,000 हो गई, तब इसका नाम सतसहस्त्री संहिता और आखिरकार महाभारत हो गया। आगे देखते हैं ब्राह्मणोत्तर साहित्य। ब्राह्मणोत्तर साहित्य में दो आते हैं, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। तो आइए देखते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक। इसकी संख्या 3 है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। पूछता है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक का नाम बताएं। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का सार संग्रह है। इसे त्रिपिटकों में श्रेष्ठ का दर्जा दिया गया। महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का सार संग्रह है। सूत पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। सूत पिटक को बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। दूसरा है विनय पिटक। विनय पिटक में मठ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के अनुशासनों से संबंधित नियमों की जानकारी मिलता है। विनय पिटक में जो मठ में भिक्षुक रहते थे, उनके नियमों अनुशासन का जानकारी मिलता है, तो विनय पिटक। और अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शनों व मतों की दार्शनिक व्याख्या मिलती है। इस पिटक का संकलन सम्राट अशोक के शासनकाल में संपन्न। तृतीय बौद्ध संहिता में मोगली पुत्र तीस्त के द्वारा संपन्न किया गया। जातक में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां संकलित है। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां किसमें संकलित है? तो जातक में। द्वीपवंश की रचना किस सदी में हुई? तो 4वीं सदी में हुई। इसमें सिंहल द्वीप के इतिहास पर प्रथम बार प्रकाश डाला गया था।
महावंश की रचना 5वीं सदी में हुई थी। महावंश की रचना 5वीं सदी में हुई थी। इसे ग्रंथ में मगध के राजाओं की सूची प्राप्त होती है। महावस्तु एवं ललित विस्तार ग्रंथ में हमें महात्मा बुद्ध के विषय में जानकारी देते हैं। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारी अंगुत्तर निकाय में, और महात्मा बुद्ध के विषय के बारे में जानकारी ललित विस्तार में। आर्य मंजू श्री मूलकल्प के द्वारा बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त सम्राटों का वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं। मिलिंद पन्नों से हमें यूनानी राजा मिनांडर तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के दार्शनिक वार्तालाप की जानकारी मिलती है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित किया गया है। दूसरा देखते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन आगम के अंदर 12 महत्वपूर्ण अंग आते हैं, साथ ही 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद। 6 छंद सूत्र के अतिरिक्त नंदी सूत्र, अनुयोग द्वार एवं मूल सूत्र भी सम्मिलित है। जैन आगम ग्रंथों की रचना महावीर की मृत्यु के बाद श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों के द्वारा की गई थी। जैन आगम के 12 सूत्र हैं। अचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, विवांग सुई, दिट्टिठवाय, पढ़ावा गिरड़ी आई, अंतगढ़ दसाओ, सूर्यकुंडक, थाड़ंग, न्याय धम्म कहा, समवायंग, अड़ुत्रो वाइस दसाओं, उवास गदसाओ। धार्मिकेतर साहित्य। अर्थशास्त्र भारत का प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है। इसके लेखक कुटिंद्र गुरु चाणक्य, कौटिल्य एवं विष्णुगुप्त 3 नाम थे इनका। इसमें मौर्यकालीन इतिहास एवं तत्कालीन अर्थव्यवस्था सहित राजनीतिक व्यवस्था की विशद जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। विशाखदत्त रचित मुद्रा रच से भी हमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। मुद्रा रच के लेखक विशाखदत्त। सोमदेव द्वारा लिखित कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखित? तो सोमदेव द्वारा हमें मौर्यकालीन इतिहास से परिचित करते हैं। हर्षचरित के लेखक वाणभट्ट। हमें राजा हर्षवर्धन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। विक्रमांक देवचरित विल्हड़ रचित है, जिससे हमें चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के संबंध में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध ढंग से समेटने का प्रथम प्रयास कलहड़ ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में किया। कलहड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास पर प्रकाश डालता है। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि रचित महाभाष्य शुंग वंश के इतिहास का वृत्तांत समेटे हैं। गार्गी संहिता प्रथम शताब्दी में रची गई, जिससे भारत पर यूनानी आक्रमण की जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता प्रथम शताब्दी में रची गई, जिससे भारत पर यूनानी आक्रमण की जानकारी मिलती है। कालिदास लिखित रघुवंशम, विशाखदत्त लिखित देवी चंद्रगुप्तम गुप्त वंश के इतिहासकार पर प्रकाश डालता है। शूद्रक रचित मृच्छ कटिकम रघुवंशम कालिदास। मृच्छ में शूद्रक हमें गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी प्रदान करता है। भाषा रचित स्वप्नवासवदत्ता के भास। स्वप्नवासवदत्ता के रचयिता भास के माध्यम से हमें वत्सराज उद्यान के विषय में जानकारी मिलती है। कालिदास ने 4वीं शताब्दी में मालविकाग्नित्रम, ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पूछते रहता है,
मित्रम के लेकर कालिदास की रचना की थी, जिसमें शुंग वंश के इतिहास पर प्रकाश डाला।